हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। आज हम ये जो चले आ रहे हैं चैप्टर, उसी में हम आज आगे डिस्कस करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी को। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। किसको डिस्कस कर रहे हैं? एनसीईआरटी को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर आज ये चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 है। और हिस्ट्री को ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये 3 चैप्टर्स जो मैंने आपको शुरुआत में डिस्कस करे, वो मैंने आपको बताया वहाँ पर पूरा पाषाणकालीन युग क्या था, वहाँ पर किस तरीके के हथियार या किस तरीके के पत्थरों का यूज़ करते थे, वहाँ का जीवन क्या था, वहाँ के लोग कैसे पशुपालन शुरू किया, कैसे वह संग्राहक से लेकर उत्पादक के रूप में आया, इन सारी चीज़ों के बारे में और वहाँ की कुछ महत्वपूर्ण साइट्स के बारे में मैंने आपको बताया। जैसे कि मैंने वहाँ पर बताया था आपको भीमबेटका के बारे में, और बताया था आपको कर्नूल गुफाओं के बारे में। तो ये जो पॉइंट्स थे, और मेहरगढ़ के बारे में, बुरजोम के बारे में, पटने के बारे में, जहाँ से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें या अवशेष वहाँ पर मिले हैं। जैसे अगर बात करी जाए भीमबेटकाओं में क्या मिला, भीमबेटकाओं में जो वहाँ के लोग पेंटिंग्स किया करते थे उसके बारे में बताया मैंने आपको। फिर अगर बात करूँ जाए पटने की, पटने में शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। तो इस तरीके से जो कर्नूल गुफा है वो कहाँ पर है? वो आंध्र प्रदेश में है, और वहाँ से आग के अवशेष जो है वो मिले हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरी चीज़ें आपको बताई, एक एक करके सारा चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है। जिन लोगों ने पुराने वीडियोस को नहीं देखा है, आप जाकर ज़रा उन 3 चैप्टर्स को पढ़ें। और यहाँ पर देखिए, जो भी चीज़ मैं डिस्कस कर रही हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल की हैं वो चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप स्टैंडर्ड बुक को आगे चलकर पढ़ेंगे। ये पूरी आपके एग्ज़ाम के लिए यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, और भी स्टेट एग्जाम्स हैं, या फिर क्लास 6 के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। अगर समरी के रूप में आप इस चीज़ को जानना चाहेंगे तो आपको यहाँ से ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। तो अगर इस पूरे चैप्टर में ये सारी बातें करी गई हैं, जो आपको मैं समरी बता रही हूँ कि किस तरीके से क्या क्या होता था, जो पुराने नगर थे उनसे हमें क्या क्या जानने को मिला, कैसे वहाँ के लोग रहते थे, क्या उसके पीछे कहानी थी, क्या उसकी विशेषताएं थी, वहाँ के भवन कैसे हुआ करते थे, वहाँ पर पानी निकलने की व्यवस्था क्या थी, पानी को किस तरीके से प्रयोग में करते थे, सड़कें कैसी थी वहाँ की, वहाँ के नगरीय लोगों का जीवन कैसा था, नगरीय लोगों का, नगरीय जीवन कहेंगे इसको, तो नगरीय जीवन कैसा था, शिल्प कैसा यूज़ होता था वहाँ पे, शिल्प कला कैसी थी, और अगर बात करिए कच्चे माल की खोज कैसे करी उन्होंने। ये सारे के सारे पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे, ठीक है, एक एक करके इन सभी चीज़ों को देखेंगे। और लास्ट में इस चीज़ में जानेंगे कि किस तरीके से जो सभ्यता थी, ये जो पुरानी सभ्यता थी जिसको सिंधु सभ्यता के नाम से या हड़प्पा कालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसका कैसे मतलब ये समाप्त होती गई, और धीमे धीमे क्या इसके पीछे रहस्य है, क्या कोई बता पाया आज तक कि इसके पीछे रीज़न क्या था। उन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और पूरा इस वीडियो को देखें। आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम के लिए यहाँ से मिलने वाले हैं। तो देखिए, हड़प्पा की कहानी की अगर बात करें, एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे लगभग 150 साल पहले की बात करी जा रही है, और कहाँ पर बात करी जा रही है? पंजाब में। यहाँ पर रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, वहाँ पर लोग काम में जो जुटे हुए थे, उन्होंने देखा अचानक से कि कोई एक स्थल मिला, और वहाँ पर क्या हुआ, उन्हें जो आजकल कहाँ है, जो हड़प्पा पुराना स्थल है, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जा सकता है। तो हड़प्पा स्थल मिला, लेकिन एक खंडहर टाइप का इनको देखने के लिए मिला, और इन्होंने क्या सोचा, इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो हमारे किसी काम आ सकता है क्या? तो इन्होंने वो खंडहर से जो ईंटें मिली इन्हें, वो ईंटें बहुत ज़्यादा मजबूत और बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने सोचा कोई ये पुराना स्थल है, उससे उन्हें क्या मतलब था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको क्या मतलब था? वो तो सोचती थी अपने हिसाब से काम करना है सारी चीज़ों को और उसे देखना है। तो लगभग उसने क्या करा कि वो सारे जो खंडहर थे उनसे हजारों ईंटों को वो उखाड़ ले गए, जबकि वो क्या थी? भारत की धरोहर थी, मतलब जो पुरानी हमारी सिविलाइजेशन थी उसके बारे में हमें बहुत कुछ बातें यहाँ से पता चलती। लेकिन उस समय तो ऐसा कुछ सोचा नहीं गया, और क्या हुआ कि वहाँ पर जो ईंटें थी उनको वो उखाड़ कर ले गए, और जो रेलवे लाइन बिछाई जानी थी उसमें उन्होंने अच्छे से उसका प्रयोग किया। और वो क्या हुआ, ऐसी कई इमारतें क्या हुई, पूरी की पूरी नष्ट हो गई। जब उनको लगातार उखाड़ा जाएगा या ये सब काम किया जाएगा तो वो इमारतें क्या हो जाएंगी, वो पूरी की पूरी इमारतें नष्ट हो गई। लेकिन 80 साल बाद, लगभग 1920 के लगभग की अगर बात करी जाए, तो 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब उन्हें पता चला कि ये खंडहर उपमहाद्वीप के पुराने शहर हैं, उनमें से ही एक शहर है जो हमें यहाँ से कुछ चीज़ों की, अपने जो पहली सभ्यताएं थी उनके बारे में हमें जानकारी अच्छे से मुहैया कराएंगे, और इनकी हमें रिसर्च करनी चाहिए। तो जो पुरातत्वविद थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया।
चूंकि इस नगर की सबसे पहले खोज हुई थी किसकी, हड़प्पा की। बाद में मिलने वाले इस तरह के बहुत सारे स्थल हैं और इमारतों से ऐसी चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें ही कहा गया। इन शहरों के निर्माण के बारे में अगर बात करी जाए तो लगभग 4700 साल पहले इनका निर्माण हुआ होगा। अब अगर देखते हैं इसमें और भी क्या पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, इनके नगरों की विशेषता क्या थी। इसमें यह कहा जाता था कि नगर जो थे, हड़प्पा कालीन नगर थे, इनको कई या फिर 2 से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। अब इसमें कई बार पूछा जाता है, जब आप एग्जाम देंगे और वहाँ पर पूछा जाता है कि किन भागों में बांटा जाता था, कौन सा भाग बड़ा और कौन सा भाग छोटा होता था, कौन सा भाग ऊंचाई पर होता था और कौन सा भाग नीचाई पर होता था, तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पश्चिमी भाग था लेकिन ऊंचाई पर बना था। 2 भागों में अगर इसकी बात करी जाए, इस तरीके से 2 भागों में अगर ये बटा है, तो ये अगर मैं बोलूँ वेस्ट भाग है, तो ये कौन सा था, ये पश्चिमी भाग था। और क्या था, ये ऊंचाई पर बना होता था। और ये वाला जो भाग होता था, पूर्वी हिस्सा जिसे कहा जाए, ये निचले इलाके में था। ये वाला हिस्सा निचले इलाके में था और ये हिस्सा कहाँ था, ऊपर की तरफ बना हुआ था। तो ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व जो थे वो क्या कहते थे, नगर दुर्ग इनको कहा जाता था। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता है। और निचले हिस्से को कहते थे निचला नगर। इसको क्या कहते थे, इसको कहते थे निचला नगर। और ऊपर वाले हिस्से को क्या कहते थे, नगर दुर्ग। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पर दोनों हिस्सों में 4 दीवारियों की पक्की ईंटें लगाई जाती थी। जो ईंटें होती थी वो पक्की बनी हुई लगी होती थी इसमें, और इसकी ईंटें इतनी अच्छी होती थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों को चिनाई इस तरह से करते थे कि एक जो दीवारें हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से मजबूत रहें। सपोज करिए ये ईंट है, फिर ये ईंट है, ये ईंट है, इस तरीके से इनकी चिनाई करते थे। इनके बीच में कई बार चूना भर के बहुत सारी चीज़ें भर भर के इसको क्या करते थे, इनको जोड़ा करते थे, ताकि ये बहुत अच्छे से और मजबूत बनी रहे हमेशा। तो ऐसे ये ईंटों को जोड़ा करते थे। अब अगर बात करी जाए, कुछ नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। क्या थी वो खास इमारतें, मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदड़ो जो स्थल है वो कहाँ पर है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और ये एक क्या है, अब जैसा कि पढ़ ही रहे हैं कि ये पुरातत्विक स्थल है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा खोजा गया और इसको मुर्दों का टीला के नाम से भी हम जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, खास तालाब है। और ये लोग मानते थे कि एक स्नानागार था ये इस तरीके का, और लोग आते होंगे किसी विशेष ओकेजन पर और उसमें नहाते थे, डुबकी लगाना या इस तरीके की चीज़ें थी। तो इसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था, ईंट और जो प्लास्टर है उसका। और इनको पता था कि कहीं भी लीकेज ना हो, इसलिए ये चारकोल की परत को भी चढ़ाते थे इस पर, और पानी के रिसाव के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत जो है वो चढ़ाते थे। तो इस सरोवर के दोनों तरफ उतरने के लिए सीढ़ियाँ, अब कोई तालाब है तो उसमें उतरने के लिए इधर से भी सीढ़ियाँ और इधर से भी ये सीढ़ियाँ दिया करते थे। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें जो पानी भरता था तालाब में वो कहाँ से निकाला जाता था, कुएं से निकाला जाता था। और उपयोग के बाद क्या होता था, इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट जो नागरिक, मैंने बताया ना कि कुछ विशेष अवसर जो होते थे उन पर इसका प्रयोग किया करते थे। अब अगर बात करी जाए, कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है, ये दोनों आपके होमवर्क हैं, आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको अभी इसमें बताती हूँ। जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, बताया जा रहा है कि कालीबंगा और लोथल में यज्ञ करने की भी संभावना है, यहाँ पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। देखिए ये जो साइट्स है ना, अगर मैं आपको बात करूँ, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, लोथल हो गया, कालीबंगा हो गया, ये सारी जो सिंधु सभ्यता की साइट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं। कई बार इनकी विशेषताएं पूछते हैं, कई बार ये भी पूछते हैं कि ये कहाँ पर हैं और क्या क्या इनमें पाया गया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो साइट्स आपको दिख रही हैं वो कहाँ पर दिख रही है, गुजरात में है। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में है। और अगर आप ऐसे बात करेंगे, कालीबंगा कहाँ पर है, हरियाणा में। तो ये चीज़ें, अब मोहनजोदड़ो आप देखिए पंजाब सिंध में है। तो और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है हड़प्पा जो नगर है वो किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर है। ऐसे ही आपको जो नगर हैं और जो तट है नदियों के, ये आपको बहुत अच्छे से अपना इस पर होमवर्क करना है और पूरा इसको बनाना है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे ये चीज़ें। अब अगर देखें इसमें और क्या है, देखिए ये बताया जा रहा है कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात,
राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल रंग के बर्तन जिस पर क्या करते थे, काले रंग के चित्र बनाए जाते थे, और पत्थर के बांट, मोहरें, मन के, तांबे के उपकरण आदि, और पत्थर के लंबे ब्लेड्स भी बनाए जाते थे। कोई चीज़ें काटने के लिए क्या करते थे, पत्थर के लंबे ब्लेड्स भी बनाए जाते थे। अब हमने इसकी विशेषता देखी, आगे देखते हैं इसमें क्या है। ये देखिए महान स्नानागार आपको दिख रहा है। अगर आप सीढ़ियों की बात करें तो देखिए इसमें यहाँ पर भी आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं। तो दोनों ओर से, इधर से भी सीढ़ियाँ हैं और इधर से भी सीढ़ियाँ, और ये पूरा तालाब है। इसमें पानी समय जो होता था उस समय पर भरा जाता था, और बताया गया कि इसके चारों तरफ कमरे होते थे, उनसे जो पानी इसमें डाला जाता था वो कैसे, वो कुएं से लाकर पानी इसमें डाला जाता था और उसके बाद इसे खाली कर दिया जाता था। तो ये चीज़ यहाँ से आपको क्लियर हो गई है महान स्नानागार के बारे में, मोहनजोदड़ो के। भवन और नाले देखते हैं। भवन और नाले के और सड़कें किस तरीके से बनाई जाती थी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें, अब इसमें इन नगरों पर जो घर थे आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के हुआ करते थे। जो घर थे या जो भवन थे वो कितने हुआ करते थे, 1 मंजिल या फिर 2 मंजिल के। आज की तरह नहीं थे कि 8-8, 10-10 मंजिल के घर हुआ करते, ऐसा पहले नहीं था। तो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, कुछ घरों में तो कुएं भी होते। आज भी अगर आप गांव की तरफ रुख करेंगे और कई चीज़ें आप देखेंगे ना, आपको बहुत सारी सिमिलरिटीज़ मिलेंगी। गांव में आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पर खुद के कुएं होते हैं, घरों में ही कुएं हैं। उनको सार्वजनिक कुएं पर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी। जितने राजा महाराजा या बड़े रजवाड़े लोग हुआ करते थे वो क्या करते थे, अपने घर में ही कुआं बनाते थे, अपने घर में ही पानी, कुआं से पानी निकालने के लिए वो अपने घरों में ही रहते थे। तो वहाँ पर कुएं भी हुआ करते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। जो नाले थे वो ऐसा नहीं कि टेढ़े मेढ़े, एकदम सीधी लाइन में इनको बनाया जाता था, और नाली हल्की सी टिल्ट कर देते थे ताकि क्या हो कि पानी आसानी से रिसकर आसानी से निकल जाए, कहीं पर पानी का ब्लॉकेज ना हो। और अक्सर घरों की नालियों को सड़क की नालियां, जो मेन सड़क की नालियां होती थी, उनसे इनको जोड़ दिया जाता था। इसके कारण जगह जगह पर क्या होते थे, बड़े बड़े मेन होल भी बनाए जाते थे, जिनके जरिए देखभाल की सफाई हो सके और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ऐसा नहीं है कि घर बन गए और जो निकासी है पानी की वो किस तरीके से होगी, उन सभी पर भी प्रॉपर तरीके से काम करते थे, उन सभी चीज़ों को समझते थे, कहीं पर भी ब्लॉकेज ना हो, सीलन ना आए, इन सभी चीज। तो इससे समझ में आता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी काफी एडवांस सभ्यता थी और चीजों पर बहुत ध्यान रखती थी उन चीजों का। अब देखते हैं आगे इसमें और क्या है, आगे देखते हैं। तो इसमें देखिए अब आगे कि नगरीय जीवन उनका कैसा हुआ करता था। तो हड़प्पा के जो नगर थे उनमें बड़ी हलचल रहा करती होगी, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते थे, इनकी खास इमारतें बनी होती थी, इनकी एक प्रॉपर एक योजना होती थी, उसी के हिसाब से काम किया करते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, बात करी जा रही कि यहाँ के शासक थे, और ये भी संभव है कि यहाँ के लोगों को भेजकर दूर दूर से, अब हर चीज़ वहाँ पर नहीं मिलती होगी मार्केट के हिसाब से, आज के टाइम का तो है नहीं, तो बहुत पहले चीज़ें क्या होती, दूर दूर से बहुत सारी चीज़ें भी मंगाई जाती थी। बहुमूल्य पत्थर हो गया, जैसे कुछ धातुएं हो गई, या फिर अन्य उपयोग की चीज़ें, कुछ खाने पीने वाली चीज़ें हो गई, या फिर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आयात चलता होगा, वो क्या करते होंगे, मंगाते होंगे वहाँ से। यहाँ के लोग क्या करते थे, शायद शासक लोग खूबसूरत मन को तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमत चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। जो कीमती चीज़ें हैं उनको अपने पास क्या करते होंगे, न रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई। अब जो लिपि लिखी गई या जो चीज़ें करी गई, आपको पता है कि सिंधु कालीन सभ्यता की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, तो क्या जो लिखते होंगे, लेकिन उसको जो अब बची भी नहीं है और हम उसे पढ़ने में अभी भी सक्षम नहीं हुए हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी होते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ों को बनाया करते थे। कोई भी उद्योग स्थल है या फिर उन्हें कुछ ऐसा फंक्शन आने वाला है तो क्या करते थे, उन चीज़ों के लिए निर्माण बनाते थे अपने हाथ से, और बहुत ही सुंदर तरीके से उसको किया करते थे। लंबी लंबी यात्राएं भी किया करते थे, वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। अगर कहीं जाते थे किसी स्थल से एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो क्या करते थे,
बहुत सारी लंबी यात्राएं करते थे और बहुत सी वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। आज भी अगर आप देखें, कोई व्यक्ति अगर शहर से बाहर गया है तो वो क्या करता है, वहाँ से की जो फेमस चीज़ होगी वहाँ से कोशिश करता है कि वो उसको कुछ ना कुछ अपने यहाँ लाए। तो ऐसा ही उस समय पर भी हुआ करता था कि लोग यात्राएं करते थे और वहाँ से कुछ उपयोगी वस्तुएं लाया करते थे, और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कैसी घटनाएं घटती। आज भी अगर मैं बात करूँ, कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर का है और कहीं जाता है तो इसके लिए वो क्या होगा, वो कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से सीखता होगा, वहाँ की लाता होगा, और बहुत सारी वहाँ पर ऐसा होता है, वहाँ के कल्चर के बारे में, वहाँ के रहन सहन के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ की हर चीज़ को वो बताता है कि वहाँ पर ऐसा होता है। तो एक तरीके से बहुत सारी किस्से कहानियाँ वहाँ से लाया करते थे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए, जब एक पूरी सभ्यता थी तो वहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध रही होगी, उसमें बच्चे भी होंगे, बड़े भी होंगे, बहुत सारी चीज़ों उपयोग करी गई होंगी। ये देखिए, यहाँ पर ये कुएं दिखाया जा रहा है, और ये यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है, नगर, वो दिखाया जा रहा है। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला दिखाया जा रहा है। देखिए कैसा नाला था, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये सड़क गई है और इसके साथ में क्या है, एक ये नाला आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जो है वो नाला आपको दिखाई दे रहा है, और इसमें क्या है, ये कुआं है। अब यहाँ पे कुएं में देखिए क्या है कि जो पहले की जैसी चीज़ें यूज़ करी गई उन सभी की यहाँ पर आपको इमेजेस दिखाई जा रही हैं। ये कुछ कुछ मोहरें हैं, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पुरानी व्यवस्था से जो हमारी सभ्यता थी उससे यहाँ पर दिखाने की और लेने की कोशिश करी गई है। इन मोहरों के ऊपर के जो चिन्ह होते हैं उनमें खास लिपि में हैं, जो मतलब कुछ संकेत टाइप में होती है, उसमें जो लिखी गई है उसको लिपि कहते हैं, जो बोली जाती है उसको भाषा कहा जाता है, और जो किसी चीज़ में लिखी गई है वो क्या होती है, लिपि है। तो उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पर फिर आगे दिखाया जा रहा है कि मिट्टी के पके हुए बर्तनों के पक्के ये खिलौने भी आपको दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हुआ करते होंगे उस टाइम पर छोटे छोटे, तो उनको खेलने के लिए भी यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं। ये देखिए, ये आपको जो पत्थर दिख रहे हैं ये बांट तरीके के पत्थर हैं। कोई चीज़ को तौलना है, क्या करना है, तो मापने के लिए क्या करते थे, इन पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे। इतने ग्राम का है, इतने किलो का है, तो इस तरीके से चीज़ों की नाप आसानी से करते थे। नगर और नए शिल्प क्या थे, अब देखते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उनमें अधिकांशतः क्या है, पत्थर हैं, शंख हैं, तांबे हैं, कांसे हैं, सोने हैं और चांदी जैसी वस्तुएं या धातुएं भी वहाँ पर बनाई जाती थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। क्या क्या बनता था, सोने और चांदी से गहने भी बनते थे और बर्तन भी बनाए जाते थे। यहाँ सबसे मिली आकर्षक वस्तुओं में मनके हैं, बांट हैं और फलक हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं पत्थर के बांट हैं। ये इनको अगर ध्यान से देखें तो देखा यहाँ पर कि इन तरीके के बांटों का ये यूज़ किया करते थे। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता होगा। अब अगर देखें यहाँ पर देखते हैं कि मनके, इनमें कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। अब इसमें और क्या है, पत्थरों बनाए गए थे, पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए थे। इनके बीच में देखिए किस तरीके से जो ये है छेद किए गए होंगे, तभी तो चीज़ें पुर पाई, ताकि उनमें धागा आसानी से जा सके। ठीक है ना, तो ये दिख रहा है ना आपको, ये किस तरीके के बनाए गए हैं। ये भी पूरे यहाँ पर बनाए गए, तराश कर अच्छे से मनके बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें भी बनाते थे। इन्हें आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि हड़प्पा कालीन जो मोहरें हैं उनमें किस तरीके के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन से किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो ये यहाँ पर चीज़ें हैं, कुछ कुछ इसके बारे में बताया गया कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हुआ करती थी। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहाँ पर, मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी ईंटें तथा फेयन से बनी जो तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। देखिए डिज़ाइनर किस तरीके से कपड़ा इसने पहना हुआ है, जो वहाँ पर मूर्ति मिली हुई है। अब क्या इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ के बारे में आपको प्रशिक्षण या जानकारी देता है, जैसे पत्थर को तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। और
ये सारे के सारे जो कहाँ पर अभी मैंने पहले आपको दिखाए हैं। का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई, उसको बिल्कुल प्रॉपर एक तरीके से मूर्तिकार जो होता है उसका काम होता है बनाना, तो उसने उस तरीके से विशेष मूर्तिकार की काम हो सकता है। ये हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम में प्रशिक्षण हासिल किया करते थे या फिर महिलाएं ही किया करती थी या फिर दोनों किया करते थे। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को किया करते होंगे। अब अगर देखें फेयंस, अभी शब्द हमने देखा था, तो फेयंस क्या है जरा देख लेते हैं फेयंस के बारे में। पत्थर और संग के प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्टफ्स, पत्थरों के चूड़ को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती है। बालू को मिला लिया, स्टफिंग को मिला लिया और पत्थर का जो चूर्ण होता है उसको मिलाकर कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं और उसके ऊपर क्या है, बर्तनों के ऊपर एक तरीके की परत पूरी चढ़ा दी जाती है। इस चिकनी परत के रंग जो होते हैं प्राय नीले और हल्की समुद्री रंग के होते हैं। अब इनसे होता क्या है, इनसे मन के, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। अब देखते हैं कच्चे माल की खोज कैसे करी। कच्चे माल में, कच्चा माल आपको पता ही है वो चीज़ होती है जिससे हम जो प्राकृतिक रूप में हमें मिलता है। उसके बाद क्या है, प्राकृतिक रूप के बाद हम उसको किसी और रूप में जब ढाल देते हैं और यूज़ करने के लिए कोई चीज़ बन जाती है तो हम उसे फिर पका माल या फिर उत्पादित वस्तु कहते हैं। तो जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी हो गया, धातु हो गया, अयस्क प्रकृति हो गई, ये रूप से क्या होते हैं, कच्चे माल होते हैं। इनमें फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। कपास क्या एक तरीके का कच्चा माल है जिसने बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं से मिलती थी, लेकिन तांबा, सोना और लोहा, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे को वो दूर दूर से आयात करते थे। क्या करते थे, दूर दूर से उन चीज़ों को वो मंगाया करते थे। अब अगर देखिए इसमें और क्या है, कच्चे माल की खोज के बाद अब देखिए कितना सुंदर ये खिलौना टाइप का बनाया गया है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत वहाँ उस टाइम के लोग एक्टिव थे और चीज़ें किया करते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान के खेतड़ी से किया करते थे। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि खेतड़ी कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता होगा। देखिए तांबे के लिए बात करी जा रही है, तांबे के साथ मिलाई जाने वाली वस्तु कौन सी, धातु टिन, उसका उपयोग कांसा बनाने के लिए। कई बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कांसा किससे मिलकर बनता है, तो आपको पता है तांबा और जो टिन है उससे मिलकर कांसा बनता है। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये बताया गया कि जो चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल नहीं थी उनका हम आयात करते थे। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन की कौन व्यवस्था करता था? वहाँ पर जो लोग शहरों में रहते थे उनके लिए गांव में रहने वाले लोग जो होते होंगे, हो सकता वो वहाँ पर व्यवस्था करते हों। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ये देखिए खाद्यान्न फसलें हैं वो इनको उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जब जमीन की जुताई करनी है तो हल क्या एक नया तरीके से प्रयोग किया गया। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए गए थे। लकड़ी की चीज़ कब तक चलेगी, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ अलग तरीके थे उनको लगभग अपनाया होगा और पानी का संचय किया जाता होगा ताकि जरूरत पड़ने पर फसलों की सिंचाई की जा सके। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां आदि पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह भी होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में क्या करते थे, दूर दूर तक चले जाते थे और वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का भी शिकार किया करते थे। तो आपको पता है कि इसमें बहुत सारी, आपने अभी अगर कभी गांव गए हों और देखा हो, बहुत साल तक ऐसा होता था कि गांव में जब बेर का सीज़न आता है तो बहुत सारे बेर तोड़ लिए जाते हैं, फिर उनको सुखा लिया जाता है। सुखा के फिर लोग उन्हें स्टोर कर लेते हैं और आगे आने वाले टाइम में उनको आराम से बैठकर खाते हैं। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण अगर देखें तो क्या है, कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कौन सा नगर था, धौलावीरा। धौलावीरा पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, कहाँ पर है, तो गुजरात में है। वहाँ साफ पानी मिलता था।
तथा जमीन कहाँ थी, यहाँ की जमीन बढ़िया उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो धौलावीरा के लिए आपको क्या एक बात पता चली, ये 3 भागों में विभाजित नगर था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है, लेकिन बात वही है कि हम उतना पढ़ नहीं पाए उन चीज़ों को, तो पता नहीं चलता। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जड़ा जाता रहा होगा या जड़ा जाता था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ही पाए गए हैं। तो धौलावीरा क्यों स्पेशल है, आपको पता चला। धौलावीरा साइट गुजरात की, ये 3 भागों में इसके नगर को बांटा गया है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर। तो देखिए साबरमती के किनारे, लोथल किस नदी के किनारे बसा है, इस पर देखिए ऐसे स्थान पर बसा है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थर शंखों और धातुओं के लिए बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। यह भंडार गृह कई मोहरें और मुद्रांकन तथा मोहरबंदी या गीली मिट्टी दबाने से बनी हुई उनकी छाप में मिलते हैं। लोथल का जो बंदरगाह है यह एक बड़ा तालाब था। यहाँ पर बंदरगाह रहा होगा तो आने जाने वाली वस्तुएं जो होती थी वो ना समुद्र के रास्ते, नावें वगैरह जो होती थी वो आसानी से यहाँ आकर रुकती होंगी और माल और जो उतारा और चढ़ाया जाता होगा। ये देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ एक बड़ी इमारत मिली है, संभवतः उसमें मन के बनाने का काम होता रहा होगा। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ पर मिले हैं। अब अगर देखें मोहरें और जो मन के जो होते हैं मुद्रा, उसका किस तरीके से उनको क्या करते थे कि कोई मोहर है उसको एक डिब्बे या थैली में भर देते थे और उसमें चिन्हित कर देते थे। फिर क्या करते थे, उसके ऊपर पूरा मिट्टी का लेप लगा देते थे। अगर मिट्टी का लेप में जरा भी छेड़खानी नहीं हुई तो समझा जाता था कि ये छाप जो है और उस पर छाप लगी जो होती थी उससे ये मान लेते थे कि ये टूटी नहीं है और ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। तो ये होता था मुद्रा और मोहर तथा मुद्रांकन का मोहरबंदी, ये सारी चीजें यहाँ पर होती थी। सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये बात आज तक समझ में नहीं आई लोगों को। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। इसमें कहा जाता है कि लगभग 3900 साल पहले क्या हुआ, 39 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहरें, बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली जो थी वो नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ भी पता नहीं है, ना ही विद्वान इसको पता कर पाए हैं। अब कुछ कुछ उनके पास ऑप्शन है जो बताते हैं कि नदियाँ सूख गई थी, किसी का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था, किसी का कहना है कि ईंटें पकने के कारण ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी और वो नहीं मिल पाया। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों ने चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी के सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। कुछ तो बचते, नदियों सूखने और बाढ़ के कारण कुछ इलाकों पर असर पड़ा होगा, बाकी तो बचते। तो इस बारे में कोई भी जो विद्वान है इस बात में कुछ बता नहीं पाए हैं अभी तक। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब की बस्तियां पूरी की पूरी उजड़ गईं और कई लोगों का क्या होगा, पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। तो इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में फिर हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरा चैप्टर था 4 एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या क्या इसकी विशेषताएं थी सिंधु सभ्यता की, हड़प्पा कालीन सभ्यता की। लोग कैसे सामान का उपयोग करते थे, कहाँ से मंगाते थे, क्या उनकी आवश्यकताएं थी, इन सभी चीज़ों को मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।